लाडले बच्चों, हमें उम्मीद है कि शीत से बचाव का पूरा प्रबंध आप किए होंगे और स्वस्थ होंगे, और ईश्वर करें स्वस्थ रहें। मैं आज आपको लेसन 14 वाटर यानी जल के संबंध में बताऊंगा। जो आज हम बताएंगे, हमने उसको पार्ट 1 करके रखा है। तो सबसे पहले ये जानो कि आखिर यह जल है क्या चीज़, किसको जल कहते हैं, वाटर है क्या चीज़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस एक द्रव्य आप पढ़ने जा रहे हैं, वाटर। आप पढ़े होंगे जल ही जीवन है। सचमुच जल तो जीवन है ही। आप जब प्यास से पीड़ित होते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप किसी तरह से झेल लेते हैं। इसके बाद आपको मुश्किल सा लगने लगता है, और फिर यदि यह न रहे तो जीवन भी नहीं रहेगा। हर क्रिएचर, जो भी जीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, वनस्पतियाँ हों, या कोई भी जंतु हो, चींटी से लेकर के हाथी तक और बहुत बड़े विशालकाय पेड़ तक, बगैर इस जल के जीवित रहना उनको संभव नहीं है। तो जल ही जीवन है कहते भी हैं। और यही नहीं, जीवन की उत्पत्ति भी जल से ही हुई है। तो सबसे पहले हम यह जाने कि जल है क्या चीज। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, स्वच्छ, तरल, पारदर्शक पदार्थ है। क्या हमने बतलाया? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, स्वच्छ, तरल, पारदर्शक पदार्थ है यह जल। आखिर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या इसके गुण हैं? प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? गुण, जिसको कहते हैं गुण। तो अभी हमने बतलाया कि यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, स्वच्छ, तरल, पारदर्शक पदार्थ है। ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था में इसका आप जानते हैं जल जो है बर्फ के रूप में होता है। द्रव अवस्था में सामान्य जल, और गैस अवस्था में यह वाष्प के रूप में होता है। इस तरह से ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में यह पाया जाता है। यही नहीं, यह पीने योग्य एक पदार्थ है जिसका हम पान करते हैं। इसका घनत्व 1 ग्राम प्रति घन मीटर होता है। 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, या इसको एमकेस में कहेंगे तो इसका घनत्व 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर बन जाता है। इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और गलनांक भी इसका 0 डिग्री सेल्सियस ही है। आपेक्षिक घनत्व इसका 1 है। यह जल एक अच्छा विलायक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु इसमें घुलती हैं, जैसे आप देखते हो नमक, फिटकरी, चीनी, अल्कोहल, शहद इत्यादि ढेर सारी चीज़ें जल में विलय होती हैं। तो यह इसका गुण है। अब ये पाया कहाँ जाता है, जल को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? आपको ज्ञात होगा, जल जो एक सार्वत्रिक विलायक माना जाता है, यह मिलता कहाँ से है?
ये ज़मीन के अंदर भी है, हवा में भी है वाष्प के रूप में, और जल तो ऑलरेडी जल है ही। यानी इसकी प्राप्ति लगभग हर जगह है। पेड़ पौधों में भी है, आपके शरीर में भी है। मिट्टी का यदि क्रिस्टल है, कोई मिट्टी का चट्टान है, तो उसमें भी है। फलों में है, सब्जियों में है, पत्तियों में है, फूलों में है, फलों में है, यह जल विद्यमान है। और इस पृथ्वी पर 3/4 भाग जल ही जल है। 2/3 भाग तो पूरे आसियान में समुद्र है, जिसमें सागर महासागर है। और सभी जल स्रोत को लिया जाए, नदी, तालाब, पोखरे, झील, झरनों और समुद्र को भी मिला दिया जाए, तो लगभग 3/4 हो जाता है। तो 2/3 भाग तो पूरे समुद्र में ही प्राप्त होता है। इस तरह से इसकी प्राप्ति है। यही नहीं, यह मिश्रित क्रिस्टलों में भी है ये, और बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में नदी, तालाब, पोखरे, झरने में पाया जाता है। तो आप जहां रह रहे हो, आपके आसपास भी जल स्रोत होंगे। हैंड पाइप होगा, कुआं होगा, पोखरा होगा, तालाब होगा, नदी भी हो सकती है। तो आपके चारों तरफ जल के स्रोत हैं, समुद्र नहीं है। जो बच्चे या जो लोग समुद्र के तट की तरफ होंगे, उनके आसपास समुद्र की जल स्रोत के रूप में है। और एक सबसे बड़ा जल स्रोत सागर है, समुद्र। लेकिन आप अपने टोटी से पानी पी लेंगे, प्यास बुझा देगी। लेकिन आप समुद्र में ही यदि निकल जाए, कल्पना करें आप जहाज लेकर जा रहे हैं, भटक जाए, चारों तरफ जल ही जल की विशाल जल राशि है, लेकिन आपको एक कप पानी भी पीने योग्य नहीं मिलेगा। मीठा जल स्रोत जो आपका तालाब, पोखरा, नदी है, आपका हैंड पाइप है, कुआं है, वही आपकी प्यास बुझा सकता है। तो इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले बड़ा जल स्रोत समुद्र, नदी, तालाब, पोखरा, कुआं और आपके घर की जो टोटी, जो जल की सप्लाई जहाँ से आ रही है, ये इसके स्रोत हो गए। हमने सागर का नाम लिया। आखिर ये जल आता कहाँ से है? स्रोत तो आप जान गए, ये कहाँ से मिलता है, ये आता कहाँ से है? जल आया कहाँ से आपके घर तक, आपके हैंड पाइप तक, आपके टोटी तक, आपके पोखरे में? इसके लिए हम यही थॉट कर सकते हैं, इसी नतीजे पर जाएंगे कि आखिर यह जल कहाँ से आता है। इसको जानने के लिए इच्छुक होंगे। आपके फर्श पर एक गिलास पानी गिर जाता है, कुछ घंटे के बाद आखिर वो पानी कहाँ चला गया? आप कहेंगे कि वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला गया। इसमें नदी, नाले, तालाब, पोखरे भरे हुए हैं। अभी 3 महीने के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा, पता चलेगा कि तालाब, पोखरा, नदी, झील सब सूख गए। आखिर वो पानी कहाँ गया, क्यों सूख गया? तो आपको यही देखने को मिलेगा कि जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, उसकी गर्मी, आप उसका प्रकाश भी लेते हो, गर्मी भी लेते हो। प्रकाश अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा आप तक आता है, उससे अल्ट्रावायलेट रेस मिलती है। और जो गर्मी आ रही है, इंफ्रारेड रेस के द्वारा आती है। प्रकाश की किरणों में इंफ्रारेड रेस का भी उत्सर्जन हो रहा है, जो गर्मी ढोकर के लाती है, उसी के साथ, लाइट के ही साथ।
तो उसी सूर्य के जो गर्मी है उसके कारण ही आपके जो कमरे में एक गिलास पानी अभी गिरा हुआ था उसकी गर्मी से सूख गया। आप कहेंगे तो प्रकाश हमारे कमरे में आया नहीं, तो वह इंफ्रारेड रेस के द्वारा गर्मी भी नहीं आई, तो बाहर तो आ रहा है ना, बाहर आया वो गर्मी, और वायुमंडल की हवा के साथ वो गर्मी जो है विसरित हुई, विकृत हुई और आपके कमरे में भी आ गया। गर्मी का दिन आता है, बाहर धूप रहती है लेकिन आपके कमरे में भी गर्मी रहती है। नतीजा स्विच ऑन करते हो और आपको आराम मिलता है, फैन चलता है तो, या बिजली नहीं है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं है तो पंखी लेकर चलते हो, गर्मी से तुमको राहत मिल जाती है। तो वह वायु में जो इंफ्रारेड आया, वायु के कणों को गर्म किया और वो कण गर्म होकर के आप कमरे तक आए और फिर वो गिरा हुआ पानी सूख गया और सूख करके वायुमंडल में गया। वायुमंडल में जाने के बाद वो और ऊंचाई पर गया और ठंडक मिला और छोटे छोटे बूंदों में संघनित हो गया और बादल बन करके तैर रहा है। और उन बादलों का टक्कर हुआ, या वो जल की बूंदें और बड़ी हुई तो टपक करके फिर वर्षा के रूप में हमारी पृथ्वी पर आने लगती हैं। तो जितने भी नदी हैं, झरने हैं, तालाब हैं, पोखरे हैं, समुद्र हैं, इन सभी का पानी सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है और गर्म होकर के वायुमंडल में उठता है वाष्प के रूप में। वाष्प संघनित होकर के और छोटे छोटे पानी की बूंदें बना करके क्लाउड का फॉर्मेशन कर देती हैं। किसका फॉर्मेशन कर देती हैं? क्लाउड का। और फिर क्लाउड यानी बादल बन जाता है। इस तरह से बादल का निर्माण होता है। और जब बूंदें और ठंडी होती हैं और बड़ी बड़ी हो जाती हैं, टकराती हैं एक दूसरे से, तो वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं, जिसको वर्षा कहा जाता है। ये वर्षा हो रही है। इस तरह से हम देखें तो हमारे करीब समुद्र तो नहीं है, लेकिन जो बरसात हो रही है समुद्र का भी पानी तो वाष्पित हुआ है, नदी नाले तालाब पोखरे का भी तो पानी वाष्पित हुआ है, और सब उस क्लाउड में, उस बादल में मिले हुए हैं, जो वर्षा होकर के फिर आपके आसपास की ज़मीन पर गिरता है, पृथ्वी पर आता है। नदी नाले तालाब पोखरे फिर भर जाते हैं और वह रिस रिस करके भूगर्भ में जाता है और फिर आपको भूगर्भ से पानी मिलता है। आप पाइपिंग करा लेते हो और फिर हैंड पाइप आपका बन जाता है, या ट्यूबवेल बन जाता है, या समरसेबुल का वो निर्माण कर लेते हो और जल स्रोत से, भूमिगत जल स्रोत से तुम पानी को प्राप्त कर सकते हो। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि केवल नदी नाले तालाब पोखरे का ही नहीं, समुद्र का भी जल वाष्पित होकर के बादल बना है और वह हमारे पास आया है। बादल बन के बरसात के रूप में गिरा, हमारे आसपास बरसात किया, और जल स्रोत एक भूमिगत जो जल स्रोत है ज़मीन के अंदर भी गया और फिर वो वर्षा किया। इस तरह से जल फिर हमको प्राप्त हो जाता है। अब है जल चक्र, वाटर साइकिल। ये जल चक्र क्या है जरा यह जानिए। वाटर साइकिल, जल चक्र, जल चक्र यानी जैसा आप देख रहे हो एक साइकिल बन रहा है, एक चक्र बन रहा है जल का। तो जल चक्र है क्या चीज, किसको जल चक्र कहा जाएगा? देखिए, अभी आपने जाना कि नदी नाले तालाब पोखरे समुद्रों का पानी वाष्पित हुआ सूर्य की गर्मी से, और वाष्पित हो करके वह वायुमंडल में गया, संघनित हुआ, बादल बनाया। और जब बादल पुनः ठंडा हुआ और बड़ी बड़ी बूंदें बन गई तो वह पृथ्वी की तरफ अपने वजन के कारण नीचे गिरने लगी, जिससे वर्षा होता है। तो इस तरह से
क्रमिक यह सतत क्रियाकलाप चलता रहता है। जल को वाष्पित होकर के वायुमंडल में जाना, बादल बनाना, बादल से फिर पानी का जमीन पर आना वर्षा के रूप में, यह क्रम लगातार चलता रहता है। इसी को कहा जाता है जल चक्र। अब इसके बाद आप ये जानना होगा कि हम इसका यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं। जल का यूजेस ऑफ द वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, जल का उपयोग, जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं जल को। आप जैसे ही प्रातः काल उठते हैं, टोटी पर या हैंडपाइप पर जाते हैं और मुंह को धोते हैं, तो जल का उपयोग आपके प्रातः काल सुबह उठने से ही शुरू हो गया। यानी जैसे ही प्रातः काल आपने उठा, जल का प्रयोग करना शुरू किया, तो मुंह साफ करने में, हाथ साफ करने में, फिर इसके बाद आप पीने का भी उपयोग करते हैं, पिए भी, शौच के लिए जाते हैं वहाँ भी जल का उपयोग करते हैं, ब्रश करते हैं उसमें भी जल का उपयोग है, स्नान किए उसमें भी जल का उपयोग है, कपड़ा धुले उसमें भी जल का उपयोग हुए, बर्तन मांजा गया, खाना पकाया गया, सब जल का उपयोग आपने किया। तो प्रतिदिन आप कितना उपयोग कर गए जल का, या आराम से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना आप जल का उपयोग एक दिन में किए। तो आपका पूरा परिवार कितना उपयोग किया। यदि इसको आप मेजरिंग करके देखें, माप करके देखें कि कितने ml आप जल का प्रयोग कर रहे हैं प्रतिदिन, किसी तरह से नाप करके नपना से एक दिन का करें तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि महीने में कितना किए, पूरे वर्ष में कितना किया गया। और यह भी कल्पना करें कि जो लोग जल स्रोत से दूरस्थ हैं, उनके यहाँ जल की उपलब्धि नहीं है, दूर दराज से लाते हैं जल को ढो करके, 20-20 किलोमीटर दूर से जल को लाकर ढो करके लाते हैं। वो बेचारे लोग कैसे जल का उपयोग कर पाते होंगे, कैसे स्नान करते होंगे, कैसे अपने कपड़े को धोते होंगे, कैसे खाना पकाते होंगे, किस तरह से पीते होंगे। इसका अंदाज़ा आपको तब लगेगा यदि आपके घर एक दिन में 500 लीटर की सप्लाई हो रही है या 500 लीटर पानी का आप यूज कर रहे हैं और आपको 5 लोगों के परिवार में महज 5 बाल्टी पानी मिल जाए। 20-20 लीटर की बाल्टी हो तो 100 लीटर ही पानी मिले, तब आपको समझ में आएगा कि जल का उपयोग कैसे करना चाहिए। तब आप सोचेंगे कि हम कितने में नहाएं, कितने में कपड़ा धोएं, कैसे खाना पकाएं, कैसे पिएं। अनावश्यक तो आप जल का उपयोग बहुत करते हैं। तो जल का उपयोग कितना किए आप एक दिन में, आसानी से आप सोच सकते हैं कि यदि आपके घर टोटी है और टैंक रखा गया है पानी भर करके, यदि 500 लीटर का टैंक है या 1000 लीटर का टैंक है, एक दिन में आप पूरा टैंक खाली कर देते हो, रोज पानी भरते हो, तो पूरे बरस भर में कितना लीटर पानी का खपत किए। 1000 लीटर आपके परिवार में एक दिन में पानी खर्च हुआ तो पूरे 365 दिन में 3,65,000 लीटर पानी तो आपका एक परिवार खर्च कर दिया। अब कल्पना करें कितना पानी का खर्च होता है। आखिर इस पृथ्वी के गर्भ से, इस जल स्रोतों से पानी समाप्त क्यों नहीं होता है। 3,65,000 आपका परिवार एक बरस में खर्च किया है, तो पूरे इस दुनिया में या इस देश को ही आप लें तो जितने पूरे करोड़ों परिवार हुए, कितना जल खर्च होता होगा। इसलिए इस जल का
इस प्राकृतिक संपदा का, इस संसाधन का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो जिस साल बरसात नहीं होती है, आप देखते ही क्या होता है, अकाल पड़ने लगता है, महामारी एक सूखा के रूप में आ जाती है, फसलें सूख जाती हैं, जानवर मरने लगते हैं, देखने को मिलता है कि घासें तक नहीं है। इसलिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण यह प्राकृतिक संपदा है, इसका सुरक्षा करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, इसका अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए, इसको अनावश्यक खर्च से बचाना चाहिए। तो यूजेस ऑफ वाटर, आप कितनी बड़ी मात्रा में जल का यूज किए, किन किन कार्यों में उपयोग किए, अब आप समझ सकते हैं कि इसका क्या उपयोग है, यह कहाँ से प्राप्त होता है। हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से इसकी हम प्राप्ति करते हैं। इसमें भी आप जान गए होंगे कि कुएं से, तालाब से, पोखरे से, नदी से और भूमिगत जल का जो स्रोत है, भूगर्भ से हम प्राप्त करते हैं इसको। अधिकाधिक प्राप्ति तो हम समुद्र से करते हैं, लेकिन वो पेयजल नहीं होता है, उसमें अधिक से अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के लवण मिले होते हैं, इसलिए वो न तो पीने के काम आता है न सिंचाई के काम आता है। तो आप ये भी जान गए होंगे कि कैसे बादल बनता है, बादल बनता है, फिर बरसात कैसे होती है, आपको संज्ञान में आ गया होगा। जल चक्र भी आप जान गए होंगे। तो पौधों द्वारा भी जल की क्षति की जाती है। जो पेड़ पौधे हैं वो भी जल की क्षति करते हैं, केवल आप ही नहीं। आप ये जानते हैं कि पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम रंध्र कहते हैं। उसी रंध्रों से पत्तियां ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती हैं। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और प्रकाश संश्लेषण पूरा होने के बाद वो ऑक्सीजन को मुक्त करती हैं। जितने मात्रा में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं, ठीक उतने ही मात्रा में, उतने ही आयतन में वो ऑक्सीजन को मुक्त भी करती हैं। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, उतने ही मात्रा में वो ऑक्सीजन देते हैं। और इस तरह से ऑक्सीजन का चक्र जो है प्रकृति में चलता रहता है। तो जल की क्षति हमने कहा कि पौधे भी करते हैं, वो कैसे? हमने ही बताया पौधों की पत्तियों पर रंध्र होते हैं, उन्हीं रंध्रों से पत्तियां पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालती हैं, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। यानी जल को वाष्प में बदलने की जो क्रिया है वाष्पन है। तो वाष्प के रूप में पत्तियां जो पानी को बाहर निकालती हैं, वो जो क्रिया होता है उसको वाष्पीकरण करते हैं कहा जाता है। तो वाष्पीकरण की क्रिया में पत्तियां जल को बाहर निकालती हैं रंध्रों के द्वारा। तो इस तरह से पौधों की पत्तियां भी जल का वो क्षति करती हैं। जल की क्षति को रोकने के लिए जो पौधे रेगिस्तानी इलाकों के हैं वो कांटों में बदल जाते हैं, पत्तियां मांसल हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। और यदि जलवाष्प के रूप में बाहर करती रहेंगी पत्तियां तो उनको और पानी की दुर्दशा झेलनी पड़ेगी, इसलिए वो कांटों में बदल जाती हैं, जिससे पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है और वो पौधा सुचारू रूप से जीवित रहता है और हर प्रक्रिया को करता है। तो आज पार्ट 1 में वाटर के अंतर्गत आपने पढ़ा कि वाटर है क्या चीज़, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्लाउड क्या है, कैसे बनता है, फिर वाटर साइकिल पढ़ा और यूजेस ऑफ वाटर, जल का उपयोग पढ़ा। इसमें आपने देखा कि केवल आप ही जल की क्षति नहीं करते हैं, पौधे भी करते हैं वाष्पीकरण की क्रिया में। आज पार्ट 1 में इतना ही, फिर अगले दिन। धन्यवाद।